नेपाल के डेमोक्रेसी के लिए कितनी कुर्बानियां हुई, कितनी बड़ी लड़ाइयां हुई और आज नेपाल किस जगह खड़े। पीएम के पत्नी को मार देना, मंत्रियों को लात घूसे मारना, ये नेपाल को कहां ले जा रहा है। नेपाल को अपना हृदय स्थली समझा और हमेशा नेपाल के व्यापारिक दृष्टि को सामरिक परिस्थितियों का सामंजस्य करते हुए नेपाल को हमेशा ताकत दी। हम अपने देश के आंतरिक झगड़े से नहीं निकल पा रहे हैं 11 सालों के अंदर, और चीन का हस्तक्षेप और हमारा पड़ोसी देशों के साथ संबंध की कटुता यह भारत के लिए सही नहीं है। प्रधानमंत्री जी, यदि आपके इतने अच्छे मित्र ट्रंप थे तो सैनिक के हाथ से रक्त रंजित हुआ पाकिस्तान के ब्रिगेडियर को कैसे मटन चावल खिला रहे थे, उस दिन आपके अच्छे मित्र नहीं थे। जब टैरिफ ने हमारे किसानों की कमर तोड़ दी, IT सेक्टर पर हमला हो रहा हो और हमारी वीसा पॉलिसी को बर्बाद करने की ताकत लगा दी आज एक सप्ताह से, तब तो आप अच्छे मित्र नहीं कहे। अरे प्रधानमंत्री जी, सीखिए ना जापान के पीएम से, जो टैरिफ से अपने देश को नहीं बचा पाया तो इस्तीफा दे दिया। आपको शर्म नहीं होता? अमेरिका के लोग अच्छे हैं प्रधानमंत्री जी, अमेरिका देश अच्छा है, ट्रंप भारत के लिए कभी अच्छा नहीं। ट्रंप हमारा भाई और दोस्त नहीं हो सकता, अमेरिका के लोग दोस्त हो सकते हैं। अमेरिका हमारे लिए अच्छा हो सकता है, ट्रंप नहीं। छोड़िए अमेरिका, अपने पड़ोसी देशों को जरा भी आपके भीतर भारत की सुरक्षा को लेकर चिंता है, हमें नेपाल में हस्तक्षेप करना चाहिए और नेपाल में सैनिक भेजना चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है, नेपाल और भारत और मधेसी का जो बिहार का जो रिश्ता है वो बेटी और रोटी का है, संस्कृति का है, सामाजिक रिश्ता है, विरासत के रिश्ते हैं, खून का रिश्ता है। नेपाल की जो संस्कृति है, मेरी संस्कृति कॉमन है। थोड़ा मैं पहाड़ को छोड़ दूं तो हम नेपाल को अपने दिल के टुकड़े समझते हैं। नेपाल को लेकर के हमेशा भारत गंभीर रही है, बिहार के मधेसियों को लेकर के गंभीर रही है। जब नेपाल कभी भी इस तरह के वातावरण बनते हैं तो हमें चंद्रशेखर जी का याद आता है, उनकी डेमोक्रेसी की लड़ाई, किस तरीके से नेपाल में एक बड़ा तानाशाह शासक हुआ करता था। नेपाल के डेमोक्रेसी के लिए कितनी कुर्बानियां हुई, कितनी बड़ी लड़ाइयां हुई और आज नेपाल किस जगह खड़े। पीएम के पत्नी को मार देना, मंत्रियों को लात घूसे मारना, ये नेपाल को कहां ले जा रहा है। कौन है इसके पीछे। मैं मानता हूं कि जिन जिन लोगों की सरकार बनी उन लोगों ने लोकतांत्रिक मूल्यों का गलत फायदा उठाया, लूटने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लोग लूटते चले गए। आज परिस्थितियां बिल्कुल कई कारणों से युवाओं के भीतर गुस्से उत्पन्न होते चले गए। उनके जिंदगी के बारे में नहीं सोचना, लगातार आर्थिक रूप से नेपाल का कमजोर होना, सरकार के द्वारा नेपाल की आने वाले पीढ़ियों की खुशियों के लिए उसके रास्ते को एक मजबूत अर्थव्यवस्था को नहीं देना, यह धीरे धीरे युवाओं के भीतर एक गुस्से का कारण बनता चला गया। मैंने देखा है दुनिया में कई देश जब अपने शासक के खिलाफ, शासक के गलत मनोवृत्ति के खिलाफ, उसके गलत रास्ते के खिलाफ वहां की युवाएं सरकार को अपदस्थ कर देती है। बांग्लादेश में हुआ, अमूमन श्रीलंका की स्थिति भी वही है।
और मैं समझता हूं कि आज नेपाल की स्थिति सबसे ज्यादा भयावह हो गई। इसके पीछे और भी कारण है, सिर्फ एक ही कारण नहीं है। इस तरह के माहौल को पैदा करने में विदेशी ताकतों की भी का बैक दरवाजे से सपोर्ट करना बड़ा मायने रखता है। भारत की विदेश नीति, भारत की सामरिक रिश्ता, भारत की सामाजिक रिश्ता, भारत की आर्थिक रिश्ता बिल्कुल दूध और मिश्री की तरह नेपाल के साथ रहा। सनातन और हिंदू राष्ट्र की प्रभाव गर्व हमें हुआ करता था नेपाल पर। कि हम सनातन को मजबूत परिवेश के साथ खड़े रहते थे, नफरत की गुंजाइश नहीं थी। उसके बावजूद भी देश में नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक, इवन अटल जी, नेपाल को अपना हृदय स्थली समझा और हमेशा नेपाल के व्यापारिक दृष्टि को, सामरिक परिस्थितियों का सामंजस्य करते हुए नेपाल को हमेशा ताकत दी। हमारी विदेश नीति पड़ोसियों को लेकर के हमेशा बहुत मजबूत रहा है। क्या कारण है कि चीन और पाकिस्तान इतने गहरे भारत के आंतरिक दुश्मन होने के बावजूद भी हम और पड़ोसी देशों से अपना रिश्ता नहीं बना पाए, अच्छा नहीं रख पाए, जिसमें नेपाल के साथ म्यांमार भी हमारे रिश्ते सबसे अच्छे थे। आज म्यांमार का भी रिश्ता बहुत कमजोर होता चला गया। क्या कारण है? म्यांमार हमारे रिश्तों से दूर क्यों? क्या हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल 11 सालों के अंदर अपने ही आंतरिक लड़ाई और सियासत और सत्ता की लड़ाई में उलझ गई? हिंदू मुसलमान, आंतरिक झगड़े, मणिपुर, इंफाल, नागालैंड, कभी साउथ कभी केरल। हम अपने देश के आंतरिक झगड़े से नहीं निकल पा रहे हैं 11 सालों के अंदर, ताकि हम इस जो कभी अगली पंक्ति में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, नेहरू जी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जो अगली पंक्ति में देश दुनिया में खड़े होते थे, जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता था तो उन्हें छठे कतारों में खड़े होने की नौबत नहीं थी। वो हमारे आत्मसम्मान और स्वाभिमान की एक बड़ी ताकत थी और हमें गर्व होता था मनमोहन सिंह जैसे प्राइम मिनिस्टर पे। जब दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था तो पूरा वर्ल्ड मनमोहन सिंह जी जैसे अर्थशास्त्रियों को आर्थिक मंदी से निकालने के लिए अपना सर्वोच्च नेता माना। ये गर्व का विषय है मेरे लिए। जब कभी संकट की बात आई है तो मुझे लगता है कि भारत हर संकट, चाहे प्रथम या द्वितीय वर्ल्ड वार हो, हमेशा मजबूती के साथ इस देश के नफरत के, दुनिया के नफरत के खिलाफ, और दुनिया खत्म हो उसको बचाने के लिए भारत आगे रही है। भारत हमेशा अपनी ताकत को सुरक्षित रखते हुए अपने देश के साथ समझौता नहीं किया, लेकिन भारत कभी भी हिंसा की बात नहीं की। भारत कभी देश के खिलाफ अणुबम और परमाणु की बात नहीं की। हमेशा भारत समझौते पर रही। लेकिन आज क्या कारण है?
कि चीन और पाकिस्तान के बाद श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल आज हमारा नहीं रहा। नेपाल रक्सौल बॉर्डर से 70-80 किलोमीटर दूरी पर चीन के द्वारा एयरपोर्ट का बनाना और लगभग सभी अर्थव्यवस्था में चीन का इंटरफेरेंस, चीन के द्वारा मदद, क्या ये मेरा फेल्योर नहीं है? क्या इतनी बड़ी घटना में मूक दर्शक हम बने रह गए? हमारी सेना क्या कर रही है? क्या हम नेपाल को सुरक्षित नहीं कर सकते थे? क्या हम नेपाल में ऐसे लोगों के हाथ में हमने छोड़ दिया लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वंस होने के लिए, जो कहीं से उसको बैकअप मिल रही हो? क्या हमें यह नहीं समझना चाहिए कि चीन मजबूती के साथ श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद नेपाल में सबसे अधिक पैर फैला चुका है? आज हम सब के लिए गहरी चिंता का विषय है और मधेशियों के लिए भी चिंता का विषय है। हम मधेशी भाइयों से कहना चाहेंगे, हमें नेपाल के इस आक्रोश को समझना पड़ेगा। और ऐसे समय में आपको अपने दायित्व के साथ आगे भी बढ़ना पड़ेगा। यदि भारत की सरकार ने अभी तक मौन हो तो यह बड़ा सवाल है। और चीन का हस्तक्षेप और हमारा पड़ोसी देशों के साथ संबंध की कटुता, यह भारत के लिए सही नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, पहलगाम के बाद क्या कारण है कि इजराइल को छोड़ के कोई भी देश हमारा साथ नहीं दिया? सबसे अच्छा मित्र हमारा रूस हुआ करता था। क्या कारण है रूस हमारे साथ पहलगाम के बाद खड़े नहीं हुए? वह पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल पाए। एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ इजराइल के अलावा। आज प्रधानमंत्री ने रीट्वीट किया है ट्रंप के ट्वीट को। प्रधानमंत्री जी, यदि आपके इतने अच्छे मित्र ट्रंप थे तो सैनिक के हाथ से रक्त रंजित हुआ पाकिस्तान के ब्रिगेडियर को कैसे मटन चावल खिला रहे थे? उस दिन आपके अच्छे मित्र नहीं थे? आपने नहीं कहा कि आप अच्छे मित्र हैं, ऐसा मत कीजिए। आज आप खुद रीट्वीट किए हैं। प्रधानमंत्री जी, यह देश यह भी जानना चाहता है, जब ट्रंप कह रहे थे बार बार कि हमने यह रुकवाया है, तब आप अच्छे मित्र को नहीं बोले कि आप मत बोलिए? और जब आप यह कह रहे थे, ट्रंप का तो नाम नहीं लिया, अमेरिका का बोला कोई देश हमें नहीं रुकवाया, तो आज तो वो कह रहे, आप कह रहे हैं कि अच्छे मित्र हैं, तो आप उस वक्त बोलते कि आपने नहीं रुकवाया, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। जब टैरिफ ने हमारे किसानों की कमर तोड़ दी, आईटी सेक्टर पर हमला हो रहा हो और हमारी वीसा पॉलिसी को बर्बाद करने की ताकत लगा दी आज एक सप्ताह से, तब तो आप अच्छे मित्र नहीं कहे। अरे प्रधानमंत्री जी, सीखिए ना जापान के पीएम से, जो टैरिफ से अपने देश को नहीं बचा पाया तो इस्तीफा दे दिया। आपको शर्म नहीं होता? और अभी भी हम टैरिफ को दोस्त कहते हैं ट्रंप को। अमेरिका के लोग अच्छे हैं प्रधानमंत्री जी, अमेरिका देश अच्छा है, ट्रंप भारत के लिए कभी अच्छा नहीं है। ट्रंप हमारा भाई और दोस्त नहीं हो सकता। अमेरिका के लोग दोस्त हो सकते हैं, अमेरिका हमारे लिए अच्छा हो सकता है, ट्रंप नहीं। बारे बा। प्रधानमंत्री जी,
आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, छोड़िए अमेरिका, अपने पड़ोसी देशों को बचाइए। और आग्रह है, यदि जरा भी आपके भीतर भारत की सुरक्षा को लेकर चिंता है तो हमें नेपाल में हस्तक्षेप करना चाहिए और नेपाल में सैनिक भेजना चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोग, कुछ पत्रकारों को गाली देने की आदत हो गई। मैं उन पत्रकारों को कहना चाहता हूं, आपका चरित्र क्या है, आप अपने जाति के लिए कितने तलवे चाटते हैं। नाम नहीं बोलूंगा, जो कल लिखे हैं फेसबुक पर कुछ लोग, एक दो लोग, आपको समझ में नहीं आती। आप अपने जाति के क्रिमिनल को आप क्या करते हो? अगरबत्ती दिखाते हो। और आपकी कलम और आपकी गिदर भभकी से नहीं डरता पत्रकार जी पप्पू यादव। गरीब और आम आदमी के लिए मुझे जो करना पड़ता है वो मैं करता हूं, लेकिन ज्ञान के लिए दो तीन बात बता देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के लगभग मंत्री और मुख्यमंत्री अपने पदाधिकारी को कभी ठोकता है, कभी चप्पल, कभी जूता मारता है, कभी गाली गलौज करता है, कभी वहां के एमपी मारता है तो कभी वहां के एमएलए लात मारता है। एक नहीं, लगभग सभी। और मुख्यमंत्री जी तो वहां के जूते से ही बात करते हैं। गडकरी जी ने तो सदन में कहा कि जो पदाधिकारी इतने दिनों के अंदर काम नहीं करेगा उसको लटका दूंगा, चाम छील लूंगा और ऊपर से नीचे फेंकवा दूंगा। एक बार नहीं, कई बार। उनका इंटेंशन लटकाने का और फेंकने का नहीं होता है, उनका इंटेंशन जवाबदेही को पूरा करने का होता है। और ये पदाधिकारी लोग 24 घंटा लगभग पैसे कमाने में, गलत करने में लगे रहते। वो सिस्टम को चलने नहीं देते। एक बात मैं कहना चाहूंगा, मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी ने दशमलव भी चोरी नहीं की, ना चोरी करने दी। लेकिन मनमोहन सिंह जी के रीजन में पदाधिकारी जितना निरंकुश हुआ और जितना उनको फ्रीडम मिली और जितना अपने अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों को निरंकुश होने की आजादी मिली, जिसके चलते मनमोहन सिंह जैसे लोगों को भी उंगली उठी थी। गडकरी जी का इंटेंशन मारने और काटने का नहीं होता है, पदाधिकारी को दुरुस्त रखने का होता है। अभी एक डिप्टी सीएम ने एक आईएएस को क्या नहीं कहा? मैंने तो कुछ नहीं बोला। वो कोई एनएचआई के पदाधिकारी नहीं है, एनजीओ का एक पदाधिकारी है। कोई रितेश झा नाम का लड़का आया था कि हमको पैसा मांगा, नहीं दिए तो नौकरी से निकाल दिया। मैं उसकी पूरी जांच एनएचआई को चिट्ठी लिखा हूं और पूरी इंक्वायरी करूंगा। मैं आपको बता दूं, मैं वीरेंद्र जी या और लोग नहीं हूं। मैं आपका तनख्वाह नहीं उठाता हूं। एक चैनल, एक यूट्यूबर से कहना चाहता हूं, जिसका चरित्र पूरा का पूरा नंगा हो, जो ऐशो आराम की जिंदगी में जिसके एक एक चीज हो मेरे पास और दूसरों के पैसे से चैनल चलाता हो, जो मुझको कहता था फोन करके, फोन है उनका, कि आप प्रचार के लिए चले जाइए, जो मुझको कहता था टिकट दिलवा दीजिए किसी को, और जो लोग एक आईएएस को जेल भेजने में उनकी भूमिका कम और इन यूट्यूबर और कुछ नेताओं की भूमिका ज्यादा हो, उसको नंगा करूंगा मैं एक दिन।
मैं आपके गीदड़ भभकी से नहीं डरता हूं। आप नंगा इंसान हैं। आप किसी के प्रति वफादार रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप किसी की गणेश परिक्रमा करिए, कोई आपत्ति नहीं है। और आप पैसा मांगते हैं सबसे, जो पैसा देता है उसकी गणेश परिक्रमा करते हैं, जो नहीं देता उसकी गणेश परिक्रमा नहीं करते। आप दलाली करते हैं। आप दलाल हैं पत्रकारिता जगत में। आपसे बड़ा दलाल कोई नहीं है। आपका मेरे पास सब कुछ है, आप चलाते हैं। आप लिखते हैं कि पप्पू यादव ने फोन किया। हाँ, हम किए और हम करेंगे। आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके अन्य लोग नहीं नजर आते? हाँ, हम करेंगे। डॉक्टर के यहां यदि 7 लाख का बिल होगा तो हम फोन करेंगे, चाहे वो पत्रकार हो चाहे कोई हो। उसके परिवार का मामला आएगा, उसके लिए हम जाएंगे। हम जाते हैं। आज भी पारस में संजय भगत नाम का आदमी 7 लाख के बिल के चलते बंधक है। आप छुड़वाइएगा? है आपके मुख्यमंत्री को हिम्मत या किसी को? हाँ, हम करेंगे। यदि पैसा लेकर के कोई पदाधिकारी किसी को नौकरी से निकालता है, किसी को पैसा के लिए रखता है, तो उसको हम नहीं बख्शेंगे, एकदम नहीं बख्शेंगे। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन नहीं बख्शेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, गलत लोगों के खिलाफ मैं हूं, था, रहूंगा। लेकिन आपके दलाली से मेरे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। जाइए गडकरी जी का बयान सुनिए। जाइए हर दिन उत्तर प्रदेश में मारपीट चलती है उसकी सुनिए। मैं इस देश के और पॉलिटिशियन के तरह नहीं हूं। ना मैं आपका पैसा लेता हूं, ना किसी से पैसा मांगता हूं, ना मुझे किसी का 1 रुपया चाहिए, ना मैं तनख्वाह उठाता हूं। आप लोग जितना दलालों से पैसा लेकर के अपनी लाइफ चलाते हैं ना, उतना डेली बांटता हूं। आपको जितना मन हो पप्पू यादव के खिलाफ चलाइए, मेरे जीवन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। जो भी पदाधिकारी मेरे गरीब और यूथ के साथ बदमाशी करेगा, मैं उसके खिलाफ हूं, था, रहूंगा। जो भी सिस्टम बिहार और बिहारियों के साथ गलत करेगा, मैं था, हूं, रहूंगा। मैं जब आंदोलन करता हूं तो 353 की परवाह नहीं करता। मैं जब सड़क पर उतरता हूं लाठी खाने के लिए तो मरने का डर नहीं है। जब कोरोना में पप्पू को मरने का डर नहीं हुआ पटना की बाढ़ में, तो आप जैसे टुच्चे आदमी जो सबके पैसे पर पलते हो और दलाली करते हो और पहुंचाते हो एक एक अय्यासी में, और भर जिंदगी अय्यासी करते हो सर्किट हाउस और अन्य जगह, दिल्ली के होटलों में, सब पता है। सीसीटीवी फुटेज निकलवा देंगे। किसके साथ गए ये भी नाम पता है। इसीलिए मैं बिहार की जनता से सीधा अंतिम कहना चाहूंगा कि आपके सवाल पर मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मैं कोई कपड़ा खरीदने के लिए किसी को नहीं धमकाया, या घर बनाने के लिए, या बालू या शराब के लिए, या जमीन की दलाली के लिए, या ठेकेदारी के लिए। जब भी पप्पू यादव की जुबान खुलेगी वह बिहार की जनता और आम आदमी के लिए होगा। चाहे वो कोई गलत डॉक्टर हो, कोई सिस्टम हो, कोई पदाधिकारी हो। मेरी लड़ाई आम आदमी की खुशी और उसकी आवाज जिंदगी के लिए है। वो रहेगा, चाहे
उसका परिणाम जितना भयावह हो, पप्पू यादव उसकी परवाह नहीं करेगा। इसीलिए हां, वो एनएचआई का कोई पदाधिकारी नहीं है, वो एनजीओ चलाता है, वो गंदा आदमी है और उसके खिलाफ मैंने इंक्वायरी बैठाई है। मैंने एनएच को लिखा है, मिनिस्टर को, और उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, सतर्कता आयोग तक को लिखा हूं। इसकी पूरी जांच करिए और वो बच्चा जिसको इन्होंने हटाया उनको भी बुलाया हूं कि एफआईआर करो। इसीलिए हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, आप भी अपना काम करिए और मुझे भी बिहार का और देश का काम करने दीजिए। मेरे जिंदगी में दखल मत दीजिएगा, छेड़िए मत। यदि हमें छेड़िएगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं, सूप बाजे तो बाजे, चलियो बाजे, सारे कुकर्म को करके नेता बनते हैं। कुकर्मी हैं आप जैसे खीकर भोकी बहुत देखे हम, और आप जैसे लोगों से आर पार की लड़ाई मेरी रहेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।